नमस्कार, मैं अशोक व्यास। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे सभी उद्वेलित हो जाते हैं। कुछ इस तरह की बात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा भारत विरोधी नारों से लेकर जो शुरू हुई, उसको कई घटनाक्रम की सीढ़ियों से होते हुए संसद के अंदर तक जाने का एक अवसर बनाया। और जिस तरह से बहस हुई, जिस तरह से भारत में दो विचारधाराओं का एक प्रकार से खुला संघर्ष दिखाई दे रहा है, उसमें मित्र और शत्रु की पहचान को लेकर भी कुछ संशय, कुछ मतभेद से हैं। क्या सोचते हैं भारत से बाहर रहने वाले भारतीय भारत में हुई इस वैचारिक उठापटक के बारे में? हमने बातचीत के लिए स्काइप द्वारा आमंत्रित किया कवि और हिंदी भाषा के साथ साथ भारत से विशेष अनुराग रखने वाले अभिनव शुक्ला जी को। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों ने जो देश विरोधी नारे लगाए वो बहुत ही आहत करने वाले हैं। वो आहत करने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति को आहत करने वाले हैं जो भारत को अपने हृदय में बसाता है, चाहे वो भारत में रहता हो और चाहे भारत के बाहर रहता हो। ये जब कानों में गूंजता है कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, और वो भी दिल्ली के एक ऐसे विश्वविद्यालय में जो कि राष्ट्र का गौरव माना जाता था, तो बहुत बहुत दुख होता है। उससे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उन बातों को, उन नारों को जस्टिफाई करने के लिए अपने कुतर्कों के साथ लाखों लोग जुट पड़ते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। तो एक अजीब सी पीड़ा मन में आती है कि भाई हो क्या रहा है ये? क्या हम गलत हैं जो भारत को एक देश के रूप में देखते आए हैं? क्या वो जवान गलत हैं जो सीमा पर खड़े होकर अपनी प्राणों की आहुति चढ़ाते रहते हैं भारत माता को? या ये लोग गलत हैं जो भारत के विरोध में नारे लगा रहे हैं और उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? पर इसका उत्तर बहुत दूर तक खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब अभी संसद में स्मृति ईरानी अपना वक्तव्य देती हैं तो सिलसिलेवार ये स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ दूध है और कहाँ पानी है। और उनके वक्तव्य के बाद ऐसा लगता है कि अब इस बात पे विराम लगेगा। राजनाथ सिंह जी जो हैं उठकर कहते हैं कि अब इस वक्तव्य के बाद कुछ कहने को नहीं बचा है। पर हमारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी मित्र हैं वो चिंतन करते हैं कि अब ये वक्तव्य तो ऐसा हो गया कि हमारी बोलती बंद हो गई है, तो अब हम क्या करें? तो वो पहला प्रयास वो ये करते हैं कि ऐसा करते हैं हम कि स्मृति जी का जो भूतकाल है, जो उनका पुराना समय है जिसमें वो अभिनेत्री थी, वहां से कुछ उनकी बातें उठाकर, उनके व्यक्तिगत जीवन की बातें उठाकर उन पर आक्षेप किया जाए। तो हो सकता है कि उनके वक्तव्य की गरिमा कम हो। कुछ कहते हैं नहीं, हम किसी एक पंक्ति को पकड़कर उसमें झूठ साबित करने में लग जाएंगे, और झूठ इस तरह साबित कि डॉक्टर ने तो ऐसा कहा था और उसने तो वैसा कहा था। इस प्रकार किसी एक पंक्ति को लेकर पूरी ताकत से हम कहने लगेंगे कि ये तो झूठ बोला इन्होंने, ये तो झूठ बोला उन्होंने। लेकिन वास्तविकता जो उन्होंने कही थी वो वास्तविकता ही रहेगी कि जब उस छात्र को आत्महत्या करने के 12 घंटे बाद तक उसी हॉस्टल में रखा गया और अस्पताल नहीं ले जाने दिया गया, और उसी हॉस्टल में ही उसको मृत भी घोषित कर दिया गया और सारी चीजें हो गई। और तो अब ये बुद्धिजीवी लोग चर्चा करते हैं कि साहब ये भी अगर नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे कि स्मृति जी को कंपेयर करेंगे अन्य नेताओं के साथ भाजपा के, कि देखो वो ज्यादा अच्छा बोलते हैं, अटल जी के तर्क कितने अच्छे होते थे। चौथा काम ये करते हैं साहब, हम इनके नाटक, इनका जो वक्तव्य है उसको नाटक से, नाट्य शास्त्र से हम उसकी तुलना करते हैं, और उसमें भाव पक्ष, उसमें किस प्रकार भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की गई थी, हम ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों, जब कभी किसी सच बात को झूठ करने की कोशिश की जाती है तो वो असफल ही होती है, झूठ के पांव नहीं होते हैं। और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज स्मृति जी का भाषण यूट्यूब पे करोड़ों लोगों से ऊपर ने देखा है। क्या आपको नहीं लगता कि वे करोड़ों लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है और सत्य कहाँ है? मैं मित्रों ये नहीं कहता कि भाजपा सत्य है या ये सरकार सत्य है।
सदा। पर इस विषय पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद सत्य का पक्ष इस सरकार के तरफ है, ना कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत माता की ध्वंस की कामना करने वाले उन लफंगों के पक्ष में। उन्हें जितने लोग पकड़े गए हैं ये अच्छी बात है, जिन्होंने सरेंडर किया है ये बहुत अच्छी बात है, और जो बाकी लोग हैं जो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाए, कानून अपना काम करे। राष्ट्र के प्रति यदि कोई गलत बात करता है तो उसका विरोध होना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, और यदि संविधान की अवहेलना होती है, यदि राष्ट्र की अवहेलना होती है, तो उसके लिए जो भी धाराएं हैं, जो भी कानून है, वे लागू किए जाने चाहिए, कड़ाई से लागू किए जाने चाहिए। मेरी संवेदना उन बच्चों के परिवारों के साथ भी है जिन्होंने अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा होगा, पर वे पढ़ाई के अतिरिक्त इन सब गतिविधियों में लिप्त हो गए और ना जाने कौन कौन सी विचारधाराओं से प्रभावित होकर अपने ही खिलाफ बंदूक लेकर खड़े हो गए, नारे लेकर खड़े हो गए और इस तरह की भावनाएं लेकर खड़े हो गए। तो मैं सोशल मीडिया की भूमिका को यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर भी जो इस तरह के विचार हैं, इनका इस देश का जो जनमानस है, जो कहीं इस तरह की राष्ट्रवादी ताकतों के समर्थन में है, उन्होंने बाकायदा इस तरह के विचारों का विरोध किया है और इस देश की एकता को बनाए रखने का संदेश दिया है। तो कम से कम मीडिया को इस बात का श्रेय तो दिया जाना चाहिए कि जो घटनाएं पिछले 2-3-4 साल में देश के कुछ स्थानों पर इस तरह की जो प्रवृत्ति उभर रही है, इन प्रवृत्तियों को उन्होंने अपने चैनल्स के माध्यम से, अपने प्रकाशनों और प्रसारणों के माध्यम से हाईलाइट किया है। और जो इस समाज का एक वैचारिक वर्ग है या इस देश की जो लॉ मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं, उनको इस बात के लिए बाध्य किया है कि वो सतर्क रहें और इस तरह की जो प्रवृत्ति उभर रही है उन पर वो कहीं लगाम लगाने की कोशिश करें। और इसी दृष्टि से जो हमारी न्यायपालिका है उसने भी इन चीजों को बहुत कड़ाई से लिया है। और आपने देखा जिस तरह से जो विद्यार्थी छिपे हुए थे उन्हें अंततः आकर के सरेंडर करना पड़ा। तो न्यायपालिका भी अपनी भूमिका निभा रही है, मीडिया ने भी एक इसको लेकर के विचारोत्तेजक चर्चाएं हैं उनको प्रसारित और प्रचारित किया है। मुझे लगता है कि जब इस तरह की चर्चाएं आम जनता के बीच पहुंचेगी तो कहीं हम लोग भी सतर्क हो पाएंगे और इस तरह की जो कहीं घटनाएं घटती हैं उसका विरोध, क्योंकि ये सही है, जब इस तरह की घटनाएं घटने लगी हैं तो हम अपना इन चीजों को छिपा नहीं सकते, ये चीजें हाईलाइट होनी चाहिए। और जब चर्चा में आएंगी तो जो दूसरी ताकतें हैं वो भी इन चर्चाओं को उसी रूप में लेगी और कहीं इनके विरोध में पूरा का पूरा एक वर्ग जो इस देश की एकता के समर्थन में है, जो इस देश की अस्मिता को बचाए रखना चाहता है, वो सभी लोग सतर्क होकर के इनका सामना करने के लिए तैयार होंगे। मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रहती है, पर खास करके जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो और अधिक बढ़ जाती है। तो उस दृष्टि से अगर मीडिया को कटघरे में खड़ा करने की बात मीडिया खुद कर रहा है कि एक चैनल दूसरे चैनल पर आरोप लगाता है और दूसरा चैनल पहले चैनल पर इस बात को भड़काने का आरोप लगाता है कि इसे संतुलित ठंडे ढंग से प्रस्तुत क्यों नहीं किया, इस बात को इतना उछाला क्यों गया, उस बारे में आपकी क्या राय बनती है? इस तरह के विषय के बारे में संयत ढंग से बात की जाना आप जिस तरह से पिछले 2-3-4 साल में जब जिस तरह के हमारे आतंकवादी घटनाएं हुई थी उस समय भी मीडिया की भूमिका को क्वेश्चन किया गया था, किस तरह से 72 घंटे तक सीधा प्रसारण किया गया और उन प्रसारणों ने किस तरह से जो आतंकवादी ताकतें थी उनका समर्थन किया। मुझे लगता है मीडिया भी शायद कहीं इन सारी स्थितियों को लेकर के कभी कभी दिग्भ्रमित होने की स्थिति में आ जाता है और शायद हम उस समय निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें किस तरह की चीजों को प्रसारित करना है, किस तरह की चीजों को प्रसारित नहीं करना है। लेकिन अशोक जी, मुझे लगता है कि इस देश की जो पूरी की पूरी एक परंपरा रही है, जहां इस देश की संस्कृति ने विभिन्न विचारों को आत्मसात किया है और उन विचारों को आत्मसात करते हुए भी अपनी उस राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की छुटपुट घटनाएं या कुछ अमर्यादित या असंयमित अनुशासनहीन व्यवहार के कारण इस देश का जनमानस कहीं बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। जब जब देश पर इस तरह के राष्ट्रीय संकट आए हैं, इस देश की आम जनता ने उस संकट का सामना किया है। तो इस तरह का जो वैचारिक प्रतिरोध होता है या कोई विचार का संकट आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन छोटी मोटी चीजों से इस देश के जनमानस को कोई बहुत ज्यादा प्रभावित किया जा सकता है। ये सही है जिस तरह से मीडिया में व्यावसायिकता का प्रवेश हुआ है।
और चाहे आरोप प्रत्यारोप की बात है, चाहे टीआरपी बढ़ाने की बात है, चाहे प्रसार संख्या को बढ़ाने की बात है, या अपने आप को चर्चा में लाने की बात है, इस तरह की प्रवृत्तियां मेरा ये मानना है कि क्षणिक होंगी और अंततः सही चीजें जो हैं ठीक होंगी। इस रूप में मैं उन सारी भूमिकाओं को देखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया की अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है इस हमारा जीवन का जो अलग अलग पक्ष है उसमें। तो संजीव जी, जो तथ्यों के साथ छेड़खानी वाली बात है वो संवेदनशील मामलों में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको क्या लगता है, बहुत अधिक छेड़खानी तथ्यों के साथ सोशल मीडिया में या टीवी माध्यमों पर इस संदर्भ में होती दिखाई दी? सोशल मीडिया में अशोक जी किसी तरह का एडिटोरियल कंट्रोल तो है नहीं। ये मीडिया ऐसा मीडिया है जो आम जनता के हाथ में है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस मीडिया में सतत विचारों का सिलसिला चलता है। किसी एक व्यक्ति ने कोई टिप्पणी की है, उस पर दूसरा व्यक्ति तुरंत टिप्पणी कर रहा है, तो एक वैचारिक बहस को एक मंच दिया है। तो सूचनाओं का सही अर्थों में जो लोकतांत्रिकरण है, मुझे लगता है वो सोशल मीडिया है। यदि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे जैसे इस देश का जनमानस परिपक्व होगा और सोशल मीडिया की रीच जिस तरह तेजी से आम जनता में बढ़ रही है, मुझे लगता है इस देश का आम आदमी उस चर्चा में सहभागी हो रहा है। चाहे वो टेलीविजन मीडिया है, जहां गिनती के 5, 7, 10, 15 लोग बार बार उन चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक मजबूरी है कि किसी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो ही आकर के बात करेगा, तो वो एक निश्चित लाइंस के ऊपर अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने आम आदमी की आवाज को कहीं ना कहीं मुखर किया है, इसलिए जो भी विचार यहाँ प्रकट किए जा रहे हैं उन पर किसी तरह का संवाद की नियंत्रण नहीं है। जहां तक तथ्यों की बात है, तो ये तय करना कि कौन सा तथ्य सही है गलत है, मुझे लगता है बहुत थोड़े समय बहुत मुश्किल बात है। इसलिए जब विचार आते हैं, लोग तथ्यों के साथ बात करते हैं, तथ्यों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया ने मंच उपलब्ध कराया है, मुझे लगता है कि ये मंच एक बहुत प्रभावकारी मंच है, और जैसे जैसे समय आएगा लोग परिपक्व होंगे तो इस मंच का ठीक है। कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सांप्रदायिक तनाव फैला, या लेकिन वो स्थितियां फैलेंगी नहीं। ये माध्यम ऐसा भी है कि जिसका सकारात्मक उपयोग किया जाए, प्रभावशाली उपयोग किया जाए, तो कहीं उस वैचारिक चेतना को जगाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए एक प्रभावशाली कदम हो सकता है इसके माध्यम से। आपने बहुत सुंदर कहा कि सोशल मीडिया ने एक तरह का प्रजातांत्रिक प्रांतिक स्वरूप दे दिया है, जिस तरह से संप्रेषण हो, आम आदमी अपनी बात को पहुंचा सके। आप सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन के हेड के रूप में जब देखते हैं, ये जो सूचनाएं हैं और इनके आदान प्रदान और सोशल मीडिया की ओपननेस को टेररिस्ट भी अपने एडवांटेज के लिए बुना रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। और ऐसे में जब सरकार कोई बात अपने विशेष तौर पर अधिकार का उपयोग करते हुए फेसबुक या एप्पल जैसे ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त करना की कोशिश करती है, तो उसको लेकर भी एक बहस है। और अमेरिका में भी अभी एप्पल कंपनी ने मना कर दिया प्रारंभिक तौर पर एनक्रिप्शन खोलकर सूचना देने से। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या सरकार का दखलंदाजी लग रहा है कि जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि तकनीक का जिस तेजी से प्रचार प्रसार हुआ है, मुझे लगता है कि हम अगले 2 महीने बाद क्या परिवर्तन होने जा रहा है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये सही है कि जो आपराधिक ताकतें हैं, आतंकवादी ताकतें हैं, इन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। लेकिन जब भी कोई नई तकनीक आती है, मुझे लगता है उसकी भी आलोचना होती है। शायद जब रेडियो आया था, टेलीविजन आया था, तब भी ये बात की जाती थी कि हमारी युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो जाएगी, युवा पीढ़ी के साथ ये हो जाएगा। इवन इस देश में जब प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, तब भी लगा था कि जो ज्ञान है, छपा हुआ ज्ञान है, ये वर्ग विशेष के हाथ से निकल करके दूषित हो जाएगा। इस तरह की बातें हमेशा की जाती थी। तो मेरा ये मानना है कि इन सब सीमाओं के बावजूद जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक बार कहा था, शायद जेफरसन का एक कथन था कि मैं स्वतंत्रता के मतलब मुझे ये कहा जाए कि आपके पास 2 विकल्प हैं, न्यूज़पेपर विदाउट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट विदाउट न्यूज़पेपर। मैं उस शासन वाली व्यवस्था को चुनना चाहूंगा जिसमें समाचार पत्र हो। तो जब समाचार पत्रों का, या इसको यूं कहूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमारे जीवन में इतना महत्व है, क्योंकि उससे फीडबैक मिलता है, सरकार को भी फीडबैक मिलता है। तो इस तरह की जब समस्याएं आएंगी तो उन कानूनों में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, और वे कंपनियां जो इस देश में व्यापार कर रही हैं,
जो इस देश में अपना कामकाज चला रही हैं, वो अपनी गोपनीयता की आड़ लेकर के इस तरह के आपराधिक तत्वों को जब मदद करना चाहेंगी, तो समय कहीं न कहीं उनसे भी उनका हिसाब मांगेगा, कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा और ऐसा समय आएगा जब कहीं ऐसी स्थितियों में उनको उन तथ्यों को उपलब्ध कराना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ भी एक इसी तरह के आपराधिक मामले में एक वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके जो लैपटॉप वगैरह हैं और उनका जो वही एप्पल की आपने बात की, उनके डेटा यहाँ का जो एजेंसीज हैं, वो नहीं खोल पाई और कंपनी ने मना कर दिया कि हम डेटा नहीं दे सकते हैं। तो ये बात सही है कि लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों में से कुछ इस तरह की स्थितियां हुई हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे कानून हैं, उनमें भी कहीं बदलाव होगा, क्योंकि पिछले 15 साल में इस सूचना क्रांति ने हमारे पूरे जीवन संस्कारों को बदल दिया है। और जब 3G, 4G, 5G की हम बात कर रहे हैं, तो पता नहीं हमारी जो गोपनीयता है या उसका कल्पना शायद मेरे ख्याल नहीं कर सकते। तो जहां टोटल ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, पारदर्शिता की बात की जा रही है, उस दौर में कहीं हम भी उसी उत्तरदायी रूप में अपने जीवन व्यवहार को संचालित कर पाएंगे, इस उम्मीद मैं इस सूचना क्रांति के माध्यम से या संचार माध्यम से कर सकता हूँ। संजीव जी, आप बहुत ही सकारात्मक सोच वाले हैं और आपके अंदर एक आस्था है, ऐसा आपकी बात से पुनः पुनः हम तक पहुंचता है। पर व्यवस्था कभी कभी अतिरिक्त सतर्कता और जिसे अंग्रेजी में प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करने वाली बात की अपेक्षा भी करती है। शायद इस तरह की मांग भी समय की रहती है। पर बात अब हम दूसरी तरफ अगर ले जाएं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा जो किया गया, उसका जो रिएक्शन रहा है और वो एक ही छात्र को पहले गिरफ्तार किया गया, दूसरे भाग गए, सरकार ऐसा लग रहा था कि एक उपहासास्पद सी स्थिति में है कि राष्ट्रद्रोह के आरोप में है, लेकिन ये 5-6 सामान्य से लड़के इतना बड़ा प्रशासन पकड़ नहीं पा रहा है। तो उस सब के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि कुछ इस तरह की जो शक्तियां हैं, हमारी जो लॉ मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं, उनको इतना प्रभावी बनाना पड़ेगा कि जब भी इस तरह की स्थितियां होती हैं, तो वो उसको तुरंत ही नियंत्रण में कर पाए। और इन सब बातों की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और क्योंकि जो हमारी जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें जो भी समय लग रहा है या न्यायपालिका के माध्यम से समय लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि समय आएगा और ये सब चीजें ठीक होंगी। ये बात सही है कि सरकार की अपनी एक रीच होती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम जनता की रक्षा के साथ साथ इस तरह राष्ट्रद्रोहात्मक जो स्थितियां आती हैं, उससे कहीं देश को बचाए, इस तरह के तत्वों के साथ सख्ती से निपटे। और यदि इसमें कहीं कमी आती है, तो कहीं सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति जन विश्वास को भी आघात पहुंचता है। सरकार उन चीजों जी, बहुत संक्षेप में एक दो बातें और आपसे कर लेना चाहता हूं। तो कुछ राजनीतिक दल, कुछ क्या कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी स्वयं इन छात्रों के समर्थन में जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़े हुए, और बाद में भी जिस तरह का स्टैंड लेकर संसद में इस बात को उठाया गया, और वो जो चर्चा संसद में इस बारे में रही है, उसके बारे में आप की क्या धारणा बनती है? तो जी, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की जो ताकतें हैं, उनका हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारी वैचारिक सोच कोई भी हो सकती है, लेकिन कोई भी विद्यार्थी किसी भी मत का समर्थक हो, उनके उन विचारों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन राष्ट्र के विरोध में खुलेआम सार्वजनिक रूप से इस तरह की नारेबाजी करना, ये मुझे लगता है किसी भी सीमा में स्वीकार्य नहीं है। मुझे ध्यान है जब भारत पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था 1971 पे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ये कहा था कि इस समय प्रधानमंत्री हैं श्रीमती गांधी और देश है भारत। सारे राजनीतिक विरोधों को भुला करके वो एकजुटता की बात कही थी। तो मुझे भी लगता है कि जब जब भी इस तरह की बात आती है, तो कम से कम हमें अपने निजी विचारों को छोड़ करके, मतभेदों को छोड़ करके इस तरह की ताकतों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब वो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, ये जो बहस चल रही है, तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और देश की जो न्याय व्यवस्था है, उसके प्रति हमें पूरा सम्मान और विश्वास रखना चाहिए। तभी हमारा प्रशासन और सरकार और समाज सही रूप में चल पाएंगे। संजीव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चलते चलते एक सवाल, एक नया रिपोर्टर जो आपका विद्यार्थी रहा है, अगर वो ऐसी स्थिति में जाता है जहां इस तरह के नारे लग रहे हैं, जिनको उसे पता है कि अगर वो अपने संचार माध्यम से दिखाएगा तो लोगों में उत्तेजना बढ़ सकती है, तो उसे ये निर्णय करना होता है कि मैं इसको कितना दिखाऊं। ये समझिए कि उसी के पास एडिटोरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह की स्थिति
की रिपोर्टिंग में विवेक का उपयोग कैसे करना चाहिए? बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई ऐसी घटना है जिससे भी उत्तेजना फैलने वाली है, तो रिपोर्टर का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वो उस समस्या को इस तरीके से उठाए ताकि लोगों में संदेश भी जाए। क्योंकि आज के दौर में किसी भी खबर को रोकना, किसी खबर को प्रतिबंधित करना, किसी खबर को छिपाना, किसी तथ्य को छिपाना, ये बिल्कुल असंभव है। क्योंकि मीडिया का इतना तेजी से विस्तार हो रहा है, समाचार पत्रों की संख्या बढ़ रही है, टीवी चैनल्स की संख्या बढ़ रही है, रेडियो पर जिस तरह से हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, और सोशल मीडिया, खबर को हम रोक नहीं सकते। इसलिए ये सोचना कि इस तरह की उत्तेजनात्मक घटनाओं को हम नहीं दिखाएं, ये असंभव है। सवाल यह है कि इन घटनाओं को दिखाने के लिए हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, टेलीविजन पर हम किस तरह से दिखाते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। तो वो उसको इसी रूप में दिखाए ताकि उस घटना को समाज तक सही रूप में पहुंचाया जा सके और उस पर एक चर्चा को शुरू किया जा सके और लोगों के मन में ये सूचना पहुंच सके कि ये घटना घटी है और हमें किस तरह से उसके खिलाफ खड़ा होना है। ये उसको उसका जो अनुभव है वो उसको इन चीजों के बारे में अधिक परिपक्व बना पाएगा। और इसके लिए मुझे संचार माध्यम है उन्हें ही अपनी सीमा रेखा तय करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो शायद संचार माध्यम में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अलगाववादी घटना बॉम्बे में जो अटैक हुआ, आतंकवादी अटैक, उसके पहले हमारे पास कोई इस तरह का एक एक्सपीरियंस नहीं था और उसी का परिणाम हुआ कि 3 दिन तक लाइव टेलीकास्ट किया। इसके बाद संचार माध्यमों ने स्वयं साथ में बैठे और अपनी एक नीति तैयार की कि किस तरह से टेररिस्ट अटैक पर हम कवरेज करेंगे। तो धीरे धीरे वो चीजें सही रास्ते पर आने लगी। सही रास्ते पर चीजें आए, सही रास्ते की तरफ सोच बढ़े, ऐसी कामना करते हुए जो कलेक्टिव एफर्ट्स अब किए जा रहे हैं, जिसमें मुझे याद आता है कुछ प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर भी अपनी चिंता से अवगत कराया। आईआईटी के प्रोफेसर्स ने अलग अलग विभागों में, अलग अलग तरह के क्षेत्रों में सफल रहे लोगों ने भी अपनी इस संबंध में विरोध व्यक्त किया है। पर समन्वय बढ़े और आने वाली पीढ़ी में उचित संस्कार आ सकें, इस दिशा में आपको क्या लगता है? मोटा मोटी 2-3 बातें जो आपको लगता है व्यावहारिक ढंग से जल्दी जल्दी लागू की जा सकती हैं। इसमें तो मैं शिक्षण संस्थाओं में बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के बाद शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों को उन मूल्यों को कहीं उनके जीवन व्यवहार में, जीवन की संस्कृति में, दैनिक दिनचर्या में कहीं प्रतिष्ठापित कर सकें। और मुझे लगता है कि हमारे शिक्षण संस्थाओं में इन विषयों पर खुल के चर्चा की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी को मालूम पड़े कि देश में क्या हो रहा है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों का। कभी कभी लगता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, तो कहीं वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके और शिक्षक भी उनके मन में उस राष्ट्रवादी मूल्यों को कहीं प्रतिस्थापित कर सके। ये बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ। दूसरा, जैसा आपने संचार माध्यमों की भूमिका की बात की, तो मुझे लगता है संचार माध्यमों में जो डिबेट शुरू हुई है या वहां इस तरह के कार्यक्रम अधिकाधिक संख्या में प्राइम टाइम में दिखाए जा सके, प्रकाशित किए जा सके, तो उसके माध्यम से भी कहीं इस बहस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा, जो अपनी बात अभी हुई थी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, जैसा मैंने कहा कि आपसे आम आदमी का हथियार है, तो उस आम आदमी के हथियार के माध्यम से भी हम इस तरह के मूल्यों का विकास और प्रचार प्रसार जो है कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह का हम एक सामाजिक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, तो उस तरह की व्यवस्था हम उसके साथ जो युवा पीढ़ी को जोड़ पाए तो शायद इस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। संजय जी, बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।